गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मुझे पूरा विश्वास है आप घर पर हैं, स्वस्थ हैं और सुरक्षित हैं। कल हमने सामाजिक विषय का जो पहला अध्याय है स्वर्णिम भारत का इतिहास ये प्रारंभ किया था। इसका ये आज तीसरा वीडियो है। पिछले दोनों वीडियो में हमने समथिंग लगभग 25 क्वेश्चन किए थे। आज उससे आगे चलते हैं। इससे पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी, वो जानकारी ये है कि 9th क्लास के जो बच्चे हैं राजस्थान सरकार के अनुसार उन्हें 10th क्लास में प्रमोट कर दिया गया है। तो 9th क्लास के स्टूडेंट ऑलरेडी 10th क्लास में आ चुके हैं, तो ये वीडियोस उनके लिए भी बहुत उपयोगी है। समय रहते इन वीडियो को देख करके वो अपने संबंधित विषय की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं घर बैठे। और जो 10th क्लास के बच्चे हैं जिनके जो 2 सब्जेक्ट बाकी है, सामाजिक विज्ञान और गणित विज्ञान, इनके भी वीडियो लगातार अपलोड हो रहे हैं। तो समय समय पर इन वीडियो को देखते रहें और अपने ज्ञानार्जन में वृद्धि करते रहें। आगे चलते हैं। कल हमने जो प्रश्न किए थे उसी कड़ी को आगे जोड़ते हुए आज अगले प्रश्न करते हैं। व्हाइट बोर्ड की तरफ देखिए। अगला जो प्रश्न है वो है सूरसेन जनपद की राजधानी कौन सी थी। तो बच्चों कल हमने बताया था सूरसेन जनपद की जो राजधानी थी उसका नाम था मथुरा। क्या नाम था? मथुरा। तो सूरसेन जनपद की राजधानी कौन सी थी? मथुरा सूरसेन जनपद की राजधानी थी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या है? व्हाइट बोर्ड पर देखिए। यूनानी लेखक सूरसेन जनपद और इसकी राजधानी को किस नाम से संबोधित करते थे? तो बच्चों यूनानी लेखक जो है वो सूरसेन जनपद को सूरसेनोई क्या कहते थे? सूरसेनोई। और मथुरा जनपद को कहते थे मैथोरा। क्या कहते थे? मैथोरा कहते थे। तो सूरसेन जनपद को सूरसेनोई कहते थे और मथुरा जनपद को क्या कहते थे? मैथोरा कहते थे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न है वासुदेव पुत्र श्री कृष्ण का संबंध किस जनपद से था? तो वासुदेव पुत्र भगवान श्री कृष्ण, ये भगवान श्री कृष्ण के बारे में बात हो रही है कि वासुदेव पुत्र श्री कृष्ण का संबंध किस जनपद से था। तो हम सब जानते हैं वासुदेव पुत्र श्री कृष्ण का जन्म किस जनपद से संबंध था? मथुरा जनपद से संबंध था। क्यों? भगवान श्री कृष्ण वासुदेव जी के पुत्र थे जिनको नंद बाबा ने, माँ यशोदा ने पाला पोसा था। और उनके जो मामा थे कंस, वो मथुरा नगरी के राजा थे, मथुरा उनकी राजधानी थी। तो वासुदेव पुत्र श्री कृष्ण का संबंध किस जनपद से हुआ? मथुरा जनपद से हुआ। अगला प्रश्न आपके सामने व्हाइट बोर्ड की स्क्रीन पर है कि महाभारत के अनुसार सूरसेन जनपद पर किस वंश का शासन था? तो महाभारत के अनुसार सूरसेन जनपद पर किस वंश का शासन था? यदु वंश का शासन था। किस वंश का शासन था? यदु वंश का शासन था। वहाँ के जो क्षत्रिय वो स्वयं को यदुवंशी कहते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है प्राचीन सिवी जनपद की राजधानी कौन सी थी? तो बच्चों प्राचीन सिवी जनपद की जो राजधानी थी वो थी शिवपुर। कौन सी थी? शिवपुर। प्राचीन सिवी जनपद की राजधानी कौन सी थी? शिवपुर थी। अगला प्रश्न आपके सामने है शिवपुर की पहचान वर्तमान में किस स्थान से की जाती है? तो शिवपुर जो है सिवी जनपद कि जो राजधानी शिवपुर है वर्तमान में वो स्थान कहाँ स्थित है? कहने तात्पर्य है कि सिवी जनपद की जो राजधानी शिवपुर वो वर्तमान में किस स्थान पर स्थित है? तो वो स्थान है पाकिस्तान। वर्तमान अपना जो पड़ोसी राष्ट्र है पाकिस्तान, पाकिस्तान में एक स्थान है जिसका नाम है शेरकोट। क्या नाम है उसका? शेरकोट। कुछ किताबों में आपको उसको शेरकोटा लिखा हुआ भी मिलेगा। तो सिवी जनपद जो है उसकी जो वर्तमान में जो स्थान कौन सा है राजधानी का, वो कौन सा है? पाकिस्तान का शेरकोट नामक स्थान। कुछ पुस्तकों में लिखा हुआ है शेरकोटा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है सिवी जाति वर्तमान पाकिस्तान को छोड़कर किन किन स्थानों पर बसी? देखो सिवी जाति जो है ये अपने शौर्य, पराक्रम और वीरता के लिए प्रसिद्ध थी। तो ये इन जातियों ने, सिवी जाति ने अपना स्थान समय समय पर परिवर्तित किया। तो सबसे पहले प्रारंभ में इनका जो स्थान था वो था शिवपुर। कौन सा था? शिवपुर, जो वर्तमान में कहाँ पर है? पाकिस्तान। वर्तमान में कहाँ पर है? पाकिस्तान। और यूनानियों के आक्रमण के समय ये जो सिवी जाति थी ये दक्षिणी पंजाब में आकर के निवास करने लगी थी। कहाँ पर? दक्षिणी पंजाब में आकर निवास करने लगी। ठीक है, दक्षिणी पंजाब में लगातार यूनानियों के आक्रमण बढ़ते जा रहे थे। सिवी जनजातियों ने यूनानियों के आक्रमण का सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया था। यहाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि चंद्रगुप्त मौर्य की भी इन सिवी जनजातियों ने सहायता की थी। और ज़्यादा आक्रमण होने के कारण
इन सीवी जातियों ने दक्षिणी पंजाब को छोड़कर दक्षिणी राजस्थान में अपना निवास स्थान बनाया। दक्षिणी राजस्थान में उन्होंने अपना निवास स्थान बनाया। अगला प्रश्न आपके व्हाइट बोर्ड की स्क्रीन पर देखिए कि चित्तौड़ के आसपास का कौन सा स्थान सीवी जनपद की राजधानी बना। चित्तौड़ के आसपास का जो स्थान है वो स्थान कौन सा है जो सीवी जनपद की राजधानी बनी, अर्थात सीवी जनजाति जो पहले पाकिस्तान में शेरकोट नामक स्थान पर रहती थी, यूनानियों के आक्रमण के कारण से ये दक्षिणी पंजाब में आकर बसी और दक्षिणी पंजाब में आने के पश्चात ये जाति जो थी वो दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में आकर के बस गई। वो चित्तौड़ के आसपास, चित्तौड़ और उदयपुर के आसपास का जो एरिया है वो सीवी जनजाति का निवास स्थान था और सीवी जनजाति ने वहाँ पर अपनी जो राजधानी बनी थी उसको क्या कहते हैं, नगरी। क्या कहते हैं, ध्यान से देखना बेटा, उसको क्या कहते हैं, नगरी। सीवी जनजाति ने वहाँ पर आकर के नगरी नामक अपनी राजधानी बनाई थी। यही जो सीवी जनजाति है जिन्होंने नगरी नामक राजधानी बनाई थी, यही सीवी जनजाति बाद में आगे मेवाड़ वंश में तब्दील हो जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अन्यू विरोध किसे कहा जाता था? अन्यू विरोध किसे कहा जाता था? देखो हमने महाजनपद किए थे, महाजनपद में मैंने दो प्रकार की शासन व्यवस्था बताई थी, एक राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था बताई थी, दूसरी बताई थी मैंने गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था। तो गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था में जो शासक है वो किसके द्वारा चुना जाता था? प्रजा के माध्यम से ही चुना जाता था। लेकिन यहाँ पर एक और बात आपको ध्यान देने योग्य है, गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था में राजा प्रजा के माध्यम से चुना जाता था, लेकिन शासन की जो सारी शक्तियाँ थी वो कुलीन तंत्र के हाथ में थी। किसके हाथ में? कुलीन तंत्र के हाथ में थी। ये कुलीन तंत्र के जो लोग थे, जो राजा के संबंधी थे, कुलीन तंत्र के जो लोग थे वो संथागार किसे कहते हैं? संथागार मतलब होता है एक प्रकार का पार्लियामेंट हाउस जहाँ पर नीति संबंधी सारे निर्णय लिए जाते थे। संथागार के क्या होते थे? ये सदस्य होते थे और संथागार के सदस्य बन करके ये महत्वपूर्ण निर्णय लेते थे, जिसे क्या कहा जाता था? अन्यू विरोध कहा जाता था। पुनः देखिए एक बार कि अन्यू विरोध किसे कहते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि महाजनपदों में दो प्रकार की शासन व्यवस्था थी, एक राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था, दूसरी गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था। राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था में राजा वंशानुगत होता था, राजा के पश्चात उसका पुत्र ही शासक बनता था। ओके, गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था क्या है? ये भी एक शासन की प्रणाली थी महाजनपद काल में। गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था में राजा वंशानुगत न होकर के वहाँ के जनप्रतिनिधियों के माध्यम से या प्रजा के माध्यम से ही चुना जाता था। लेकिन यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात है कि जहाँ पर गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी, राजा प्रजा के माध्यम से चुना जाता था, लेकिन वहाँ के सारी शासन की जो शक्तियाँ थी वो कुलीन तंत्र के पास में थी। और कुलीन तंत्र कौन था? राजा के सगे संबंधी या मित्र रिश्तेदार इत्यादि होते थे। ये कुलीन तंत्र के जो लोग थे वो संथागार किसे कहते हैं? पार्लियामेंट हाउस को। संथागार के सदस्य होते थे, वहाँ पर अपने महत्वपूर्ण निर्णय देने का कार्य करते थे। उसे क्या कहा जाता था? अन्यू विरोध कहा जाता था। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अगला जो प्रश्न है व्हाइट बोर्ड पर देखिए पहले। अगला प्रश्न है संथागार किसे कहते हैं? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये कंपटीशन एग्जाम में भी कई बार आ चुके हैं प्रश्न, संथागार, अन्यू विरोध वगैरह। तो अगला प्रश्न है संथागार किसे कहते हैं? देखो संथागार जो है, संथागार एक संस्था थी। संथागार एक संस्था थी, ठीक है, जिसे अपन वर्तमान में पार्लियामेंट हाउस या संसद टाइप से कह सकते हैं। संथागार एक प्रकार की संस्था थी जिसे संसद कह सकते हैं, जिसके दो भाग होते थे। एक को कहते हैं सभा, क्या कहते हैं? एक को सभा, दूसरे को समिति। संथागार की दो शाखाएं होती थी, सभा और समिति। और संथागार में दोनों शाखाएं सभा और समिति मिलकर के महत्वपूर्ण नीति संबंधी निर्णय लेते थे। उसे क्या कहते थे? संथागार कहते थे। पुनः एक बार और देख लीजिए कि संथागार किसे कहते हैं कि महाजनपद काल में संथागार एक महत्वपूर्ण संस्था थी, जिसे वर्तमान में इसकी तुलना हम संसद से कर सकते हैं। संथागार की दो शाखाएं होती थी, एक को सभा कहते थे, दूसरे को समिति कहते थे, और इस संथागार में महत्वपूर्ण नीति संबंधी निर्णय लिए जाते थे, जिसे संथागार कहते हैं। अगला क्वेश्चन, उपधा परीक्षण किसे कहते हैं? ये एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। उपधा परीक्षण किसे कहते हैं? उपधा परीक्षण का जिक्र हमें मौर्य वंश में कई जगह मिलता है। मौर्य वंश में उपधा परीक्षण का बहुत महत्वपूर्ण स्थान था। और जनपद काल में
जब जनपद काल में जो मंत्रियों का चयन होता था वो उपधा परीक्षण के आधार पर ही होता था। अब उपधा परीक्षण कैसे कहते हैं इसे समझते हैं। देखो, उपधा परीक्षण से तात्पर्य ये होता है कि मौर्य काल में जो महत्वपूर्ण पद होते थे, महत्वपूर्ण पद कौन से, जैसे सेनापति का पद कौन सा है, एक महत्वपूर्ण पद है। सेनापति का पद कौन सा है, एक महत्वपूर्ण पद है। और पुरोहित का पद कौन सा है, एक महत्वपूर्ण पद है। इसके अलावा जितने भी महत्वपूर्ण पद होते थे, इन महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति करने से पहले उन मंत्रियों की भली भांति प्रकार से उनके नैतिक चरित्र की जांच पड़ताल की जाती थी। इसी जांच पड़ताल को क्या कहा जाता था, उपधा परीक्षण कहा जाता था। पुनः देखिए एक बार, उपधा परीक्षण किसे कहते हैं। उपधा परीक्षण से तात्पर्य यह होता है कि मौर्य काल में या जनपद काल में प्रमुख पदों पर या महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति करने से पहले उनके चरित्र की भली भांति प्रकार से जो जांच पड़ताल की जाती थी उसे क्या कहते थे, उपधा परीक्षण कहते थे। अगला और बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बोर्ड के लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और कंपटीशन एग्जाम के लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से सुनना, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। मौर्य वंश की स्थापना किस प्रकार से हुई थी। इसको बहुत से बच्चे जानने के लिए उत्सुक रहते हैं कि मौर्य वंश की स्थापना किस प्रकार से हुई। तो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कि 600 ईसा पूर्व से, कितने, 600 ईसा पूर्व से लेकर के लगभग 325 ईसा पूर्व, बिफोर क्राइस्ट BC, 600 ईसा पूर्व से लेकर 325 ईसा पूर्व के मध्य महाजनपदों में आपस में संघर्ष हुआ था। इन संघर्ष में एक जनपद ऐसा था जिसने सभी जनपदों को पराजित करके पूरे भारतवर्ष पर एक छत्र शासन स्थापित किया था। वो जनपद कौन सा था, मगध जनपद। मगध जनपद पर पहला जो ज्ञात राजवंश है, वो राजवंश जिसने शासन किया था वो था वृहद्रथ राजवंश। वृहद्रथ राजवंश के पश्चात अगला राजवंश कौन सा था, हर्यक वंश। कौन सा था, हर्यक वंश। हर्यक वंश के पश्चात अगला राजवंश कौन सा आता है, हर्यक वंश के पश्चात अगला राजवंश आता है शिशुनाग वंश। कौन सा आता है, शिशुनाग वंश। और शिशुनाग वंश के अंतिम मंत्री की हत्या करके अगला वंश स्थापित होता है, वो है नंद वंश। समझ आ गई बात, नंद वंश। नंद वंश की स्थापना की थी महापद्मनंद नामक एक शासक ने। महापद्मनंद के बारे में आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा। महापद्मनंद का जो पुत्र था उसका नाम था घनानंद। महापद्मनंद का जो पुत्र घनानंद था, पुराणों के अनुसार महापद्मनंद का जो वैवाहिक संबंध तो बहुत सी उसकी पत्नियां थी, रानियां थी, लेकिन उसका एक वेश्या नगर वधु से भी प्रेम था। और महापद्मनंद का जो पुत्र था घनानंद, उसी वेश्या के गर्भ से पैदा हुआ था। यहाँ जानने वाली बात यह है कि उसमें जाति व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था के नियम अत्यंत कठोर थे। तो मगध की जो जनता थी, जो प्रजा थी, वो बिल्कुल नहीं चाहती थी कि उनका जो शासक है वो एक वेश्या के गर्भ से पैदा हो। अगली बात, जो नंद वंश है, नंदों के बारे में बताया जाता है कि नंद वंश जो थे वो नापित थे। इनको नापित माना गया है। नापित का मतलब जिसको अपन नाई कहते हैं बार बार, नापित वंश के थे, ये नापित थे। तो मगध की जो प्रजा थी उनको इस बात से भारी दिक्कत थी। पहली बात ये है कि जो घनानंद जो था वो महापद्मनंद का पुत्र था और एक वेश्या के गर्भ से पैदा हुआ था, इसलिए प्रजा उसे पसंद नहीं करती थी। दूसरी बात ये थी कि जो नंद वंश है, पुराणों के अनुसार बताया गया, नंद वंश स्वयं को नापित मानते थे। नापित मतलब जिसको नाई कहते हैं, बार कहते हैं। तो जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था कठोर होने के कारण प्रजा ये नहीं चाहती थी कि उनका शासक नापित या नाई हो। तीसरी बात, इन नंदों का व्यवहार अत्यंत क्रूर था। ये जनता में अलोकप्रिय थे, बड़े ही क्रूर और तानाशाही प्रकार के शासन थे। तीसरी बात। चौथी बात, घनानंद के समय सिकंदर ने भारत की जो पश्चिमी सीमा थी उस पर भयंकर आक्रमण किया था। तो मगध की जनता को अपने मगध राजवंश की चिंता सताने लगी कि मगध की सुरक्षा किस प्रकार से होगी। ये ऐसे तमाम कारण थे जिनकी वजह से जो प्रजा थी वो नंदों के विरोधी हो चुकी थी। उसी समय दरमियान एक घटना घटित होती है कि जो नंद वंश का जो शासन था, जैसे पुराणों में, बौद्ध ग्रंथों में, जैन ग्रंथों में इसका उल्लेख मिलता है कि जो नंद शासक था घनानंद, इसने एक बार धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन किया था। सभी ब्राह्मणों को उसने इनवाइट किया था, बुलाया था। और उस समय चाणक्य नामक, जिसको अपन चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त कई नामों से जानते, उसको भी उसने अपने दरबार में बुलाया था। और दरबार में बुला करके उसने चाणक्य का घोर अपमान किया। चाणक्य जो था वो एक गरीब ब्राह्मण था, गरीब होने के कारण घनानंद ने उसका अपमान कर दिया और चाणक्य ने उसमें शपथ ले ली। ब्राह्मण था, एक बहुत बड़ी शिखा थी, चोटी थी, उसमें चोटी खोल के, शिखा खोल कर उसने ये अपनी शपथ ले ली कि नंदों को, घनानंद को कहा कि तुझे और तेरे पूरे राजवंश को समूल नष्ट
कर दूंगा। और ऐसी प्रतिज्ञा करके चाणक्य भरत दरबार से वहाँ से रवाना हो जाता है और वापस अपने मूल स्थान पर न जाकर करके मगध के जो राजधानी थी राजगिर या गिरिव्रज, वहीं पर ही वो चक्कर लगाने लगता है योग्य व्यक्ति की तलाश में। उसकी नज़र पड़ती है चंद्रगुप्त मौर्य पर। चंद्रगुप्त मौर्य की जो प्रतिभा थी, उस प्रतिभा से जो चाणक्य था वो बहुत मोहित हो जाता है। वो चंद्रगुप्त मौर्य को समझाता है और उसे अपना शिष्य बनाता है। उसे सभी प्रकार की जो शिक्षाएं थी उसे देता है। उसे धनुर्विद्या, राजनीति या अन्य प्रकार जो राजनीति शिक्षा उसे प्रदान करता है और उसे बहुत बड़ा सेनापति बनाता है। एक छोटी सी लोकल सेना बना करके आसपास के लोगों को, अपने दोस्तों मित्रों को एकत्रित करके छोटी सेना बनाता है और मगध पर आक्रमण कर देता है। और पहले युद्ध में दोनों बुरी तरह से पराजित होते हैं। चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य भाग करके जंगल में छिप जाते हैं। एक बुढ़िया उसे मिलती है और बुढ़िया उसे समझाती है, राजनीति की शिक्षा देती है कि शक्तिशाली राजा को हराने के लिए उसकी राजधानी पर कभी भी आक्रमण नहीं करना चाहिए। इसके लिए जो सुदूर प्रांत के जो क्षेत्र है, सुदूर प्रांतों के क्षेत्र पर आपको आक्रमण करना चाहिए। तो चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य मगध के जो सुदूर प्रांत के जो क्षेत्र थे उन प्रांतों को जीतते एक बहुत बड़ा साम्राज्य स्थापित कर लेते, बहुत बड़ी शक्तिशाली सेना स्थापित करते हैं और बहुत बड़ी शक्तिशाली सेना स्थापित करके एक दिन मगध पर धावा बोल देते हैं। और ये आक्रमण इतना तेज था कि जो नंद शासक था घनानंद, वो पकड़ा जाता है, उसे गिरफ्तार पकड़ लिया जाता है और चाणक्य के कहने से चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा उसकी हत्या कर दी जाती है। और उसके पश्चात मगध पर एक नए राजवंश का उदय होता है। वो राजवंश कौन सा है बच्चों? मौर्य वंश। मौर्य वंश भारतीय इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। मौर्य वंश ऐसा पहला वंश था जिसने भारत को सबसे पहले केंद्रीकृत शासन व्यवस्था प्रदान की थी, भारत को मजबूती प्रदान की थी। उम्मीद करता हूँ आज आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा और मुझे पूरा विश्वास है आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे, एक बार नहीं कई बार देखेंगे। और आपके जो भी छोटे भाई बहन हैं जो 9th क्लास में हैं उनको भी आप समझाएं कि गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग 9th क्लास के जो बच्चे हैं वो 10th में प्रमोट कर दिए गए हैं। इसलिए 9th क्लास के बच्चों को भी ये महत्वपूर्ण वीडियो निश्चित रूप से देखना चाहिए। आप भी देखिए, अपने सहपाठियों को, मित्रों को भी जो 9th क्लास में 10th क्लास में हैं उनको भी देखने के लिए प्रेरित कीजिए। बेस्ट ऑफ लक।